एक बार फिर से आपका अपने चैनल आओ सीखें भूगोल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थी, मन में भरोसा रखो, आप लोगों को परेशानी नहीं होगी किसी भी प्रकार की। आप बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा में अंक लेकर सफल होंगे और अब सफल होने के बाद एक बार सूक्ष्म तैयारी शुरू कीजिएगा। आप कभी कॉलेज में हो तो विषय वस्तु को हमें कैसे पढ़ना चाहिए, किसी भी विषय वस्तु को इस तरीके से पढ़ो कि हमें वो चीज़ सीखना है, समझना है ना। हमें ऐसे पढ़ना चाहिए कि वो चीज़ हमें, जब हमें कोई चीज़ हम पढ़ रहे हों, लिख रहे हों, तो हमारे सामने वो आती जाए। ठीक है, मतलब अगर हम सीख जाएंगे किसी चीज़ को तो फिर हमें ज़्यादा कुछ उसमें समझने लायक बचता नहीं है। इसलिए शिक्षा इसलिए कठिन लगती है बच्चों को क्योंकि वो सीखते नहीं हैं। ठीक है, सीखना एक बहुत अच्छी शिक्षा का उद्देश्य है और अगर हम सीख नहीं रहे हैं तो शिक्षा का कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। शिक्षा का उद्देश्य नागरिकों को समझदार बनाना होता है। ठीक है, ताकि वो आने वाले समय में देश का बोझ अपने कंधों पर उठा सके। ठीक है, और जो समझदार नहीं होगा उससे उम्मीद ही क्या रखी जा सकती है। इसलिए आप शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, देश के विकास के लिए अपने आप को सक्षम बनाएं, सबल बनाएं। ठीक है, परसेंट के लिए कभी पढ़ाई ना करें। परसेंट तो सेकेंडरी चीज़ें हैं, कम बने ज़्यादा बने उससे कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन आपने विषय वस्तु को सीखा कितना है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम चर्चा करते हैं अगले 3 नंबर के क्वेश्चन पर। जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन की या तो पूछ लेगा 3 घटक कौन से घटक है यहाँ पर घटक, या पूछ लेगा 3 घटक कौन कौन से घटक कौन कौन से हैं। अभी हम आंकड़ों में आपको नहीं उलझाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर आंकड़ों पर हम चर्चा नहीं करेंगे, है ना। आप लोग 3 अंक के प्रश्न पर हैं। ठीक है, और ये बहुत ही आसान है। प्रश्न तो कोई भी कठिन नहीं होता है, बस आप अच्छे तरीके से समझ लें और बहुत अच्छी तरीके से आप अपना स्पष्टीकरण मतलब स्पष्ट तरीके से लिख दें। बस यही तो है, इसमें ज़्यादा कुछ परेशानी की बात होती नहीं है। इसलिए आप लोग जो है तैयारी करेंगे तो जनसंख्या परिवर्तन के जो घटक होते हैं उसको लिखेंगे उत्तर में। आप उत्तर लिखेंगे जनसंख्या परिवर्तन के निम्नलिखित तीन घटक हैं। 3 घटक। ठीक है, तो पहला घटक कौन सा है? जन्म दर। जन्म दर। ठीक है, किसी देश में या प्रदेश में, किसी देश या फिर किसी प्रदेश में एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में, निश्चित समय जैसे 2011 हो सकता है, 2020 हो सकता है, 21 हो सकता है, कोई भी समय हो सकता है। जैसे कि पहले 10 वर्षों की जनगणना होती थी तो वो एक निश्चित प्रदेश की बात हो रही है कि कौन सी जगह की, एक निश्चित समय की बात हो रही है। किसी देश या प्रदेश में, देश या प्रदेश में एक निश्चित समय में 1000 व्यक्तियों पर कुल जीवित जन्म को, जीवित जन्म को जन्म दर कहते हैं। बस यहाँ पर ये समाप्त हो जाता है। किसी देश या किसी प्रदेश में एक निश्चित समय में 1000 व्यक्तियों पर कुल जीवित जन्म को जन्म दर कहते हैं, याद रखिए। दूसरा जो इसका घटक है वो है मृत्यु दर। मृत्यु दर, यहाँ तक सेंटर आ जाएगा। किसी देश या प्रदेश में एक निश्चित समय
एक निश्चित समय पर या में लिख देते हैं किसी देश या प्रदेश में एक निश्चित समय में 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है। अगला है प्रवास। प्रवास तो जानते ही आप लोग, क्लास भी हो चुकी है इसकी। प्रवास का मतलब है व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आना एवं जाना प्रवास कहलाता। आप अपने शब्द में लिखेंगे। तो ये हो गया प्रवास। अब आप लोग जान रहे होंगे कि ये जो प्रवास है, यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आना जाना प्रवास, ये प्रभावित कैसे करता है जनसंख्या को। मान लीजिएगा एक गांव है हमारा कोई सभी, और यहाँ पर भी गांव है। ठीक है। अब यहाँ की जो 50 लोग हैं, जैसे यहाँ की जनसंख्या है 1000 और यहाँ की है 2000 जनसंख्या। अब यहाँ से 10 लोग जो है, मान लीजिए की बात, यहाँ 2000 ज़्यादा जनसंख्या हो गई, तो यहाँ से 100 लोग यहाँ इस क्षेत्र में आ जाएंगे। ठीक है। इस क्षेत्र में आ जाएंगे तो यहाँ पर जनसंख्या कितनी हो जाएगी 1100, और यहाँ पर जनसंख्या कितनी बचेगी 1900। इसलिए प्रवास भी जनसंख्या परिवर्तन के जो घटक है उसमें महत्वपूर्ण योगदान अपना रखता है, निभाता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो व्यक्तियों लिखा है कि 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म को जन्म दर कहते हैं। तो यहाँ जो व्यक्ति लिखा है इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल है, महिला एवं पुरुष। ठीक है। याद रखिएगा, व्यक्ति शब्द जो है महिला के लिए और पुरुष के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, पर्सन कहते हैं ना इंग्लिश। तो ये हमारा ये प्रश्न तैयार हो गया। तो इसको अगर आप जन्म दर का ये किसी प्रदेश देश निश्चित समय याद ना रहे तो आप लिखेंगे 1000 व्यक्तियों पर कुल जीवित जन्म को जन्म दर कहते हैं। यहाँ लिख देंगे 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कह देते हैं। लेकिन ये जो है आप चाहें तो लिख सकते हैं, अच्छा आप लोगों का इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए आप पूरा लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत कठिन तो नहीं है, आप कर सकते हैं और कर सकते हैं। ऐसा सोच के करिए आप लोग, क्योंकि आप अच्छा सोचेंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है। धन्यवाद।